अब हम बात करेंगे स्पेसिफिसिटी की। तो इससे पहले कि हम बात करें कि स्पेसिफिसिटी होता क्या है, उससे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम पे ले जाना चाहूँगा। अपने कोड में आते हैं, हम एक डिव बनाते हैं। उस डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ और रोलम लॉरेम लिख के रैंडम वर्ड जनरेट कर लेता हूँ। अब देखो, अगर मैं अपनी वेबसाइट में जाऊँ, अपने लाइव सर्वर से ओपन करूँगा, तो नॉर्मल सा मेरे पास एक पेज आ जाएगा जिसमें कि मेरे पास कुछ लॉरेम से वर्ड लिखे होंगे। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा पैराग्राफ टैग है, मैं उसे एक आईडी दूँगा और एक मैं उसे क्लास दूँगा, और मैं इसे आईडी दूँगा पैरा, और मैं इसे क्लास दूँगा सारा। ऐसे ही रैंडमली दे रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं सबको सेलेक्ट करके सबको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल दूँगा। इसका क्या मतलब हम करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले मैं क्लास सेलेक्ट करूँगा जो कि है पैरा, और कलर कर दूँगा रेड। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी क्लास है इसको सेलेक्ट करूँगा, लिखूँगा सारा, और लिखूँगा यहाँ पे कलर ब्लू। और फिर मैं एक और लिखूँगा, एक और स्टाइल लिखूँगा इसी सेम पी एलिमेंट के लिए, कि इफ का जो डायरेक्ट चाइल्ड है पी, डिफ का जो डायरेक्ट चाइल्ड है पी, डिसेंडेंट वाला है ये, तो इसमें मैं कलर दे दूंगा कोई मुझे मिले डार्क ग्रीन। तो अभी मैंने क्या करा, अभी एक और काम करता हूँ, मैं इसको इनलाइन स्टाइल भी दूंगा। मैं लिखूंगा स्टाइल और कलर, और ऐसा कलर लूंगा जो मैंने अभी लिया नहीं है। और इसको मैं दूंगा ब्राउन। मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब हम एक बात समझते हैं अभी अभी कि मेरे पास एक पैराग्राफ टैग था, और उसके पास मेरे पास एक आईडी थी और उसकी एक क्लास थी। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने उसे एक इनलाइन स्टाइल दिया और कलर लिखा ब्राउन। फिर मैं अपनी स्टाइल शीट में आया, फिर मैंने उसे आईडी से सिलेक्ट करके दिया, और उसमें मैंने कहा रेड। फिर मैंने उसे क्लास से सिलेक्ट करके कहा, मैंने कहा उसे कहा रेड ब्लू। फिर मैंने उसे एक कॉम्बिनेटर यूज़ करके डिफ के अंदर पी वाला जो कि होता है कि किसी भी लेवल पे आपका चाइल्ड है, तो उसको मैंने क्या करा, डार्क ग्रीन। तो अभी मैंने क्या करा कि मैंने 3-4 स्टाइल लगा दिए एक ही सेम एलिमेंट में। तो अब इन 3-4 स्टाइल में से कौन-सा स्टाइल लगेगा? तो जो स्टाइल लगेगा तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक सिटी। तो एक्चुअली क्या होता है स्पेसिफिक सिटी में, हम पॉइंट्स दे देते हैं हर एक सिलेक्टर को। जैसे कि जो स्पेसिफिक सिटी होता है उसे हम एक कह सकते हैं कि वो एक स्कोर की तरह है, किसी भी एलिमेंट पे जो लगता है। जैसे कि अभी-अभी क्या है कि जो मेरा पी एलिमेंट है, उसमें मैंने बहुत सारे स्टाइल्स लगा दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्टर करके। तो जो डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्टर है, उन डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्टर को एक पॉइंट दिया जाता है, और जिसका पॉइंट ज़्यादा होता है वाला स्टाइल लग जाता है। तो अगर अभी मैं अपनी वेबसाइट में जाऊँगा, तो उसका कलर देखो ब्राउन है। तो हम समझते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एक, ये मैंने गलती से पीडीएफ में नहीं डाला है। तो एक स्पेसिफिक सिटी रूल होता है। तो पहले तो हम समझते हैं कि स्पेसिफिक सिटी क्या होता है। तो जब भी किसी सेम एलिमेंट पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्टर यूज़ करके हम स्टाइल देते हैं, तो कौन सा स्टाइल उस पे अप्लाई होगा, वो बताता है हमारा स्पेसिफिक सिटी रूल। और स्पेसिफिक सिटी रूल क्या करता है, हर सिलेक्टर को कुछ पॉइंट्स देता है। जैसे कि 10,000 पॉइंट देता है वो इम्पोर्टेंट को, 1000 पॉइंट देता है वो इनलाइन को, 100 पॉइंट वो देता है आईडी को, 10 पॉइंट्स वो देता है क्लास या एट्रीब्यूट या फिर सूडो क्लास को, और 1 पॉइंट वो देता है एलिमेंट सेलेक्टर और सूडो एलिमेंट को, और 0 पॉइंट देता है वो यूनिवर्सल सेलेक्टर को। तो अभी अगर हम अपनी पीडीएफ में वापस आएंगे, तो देखो कि अगर आप डायरेक्ट एलिमेंट का नाम यूज़ कर रहे हो जैसे पी, तो आपको मिलेगा सिर्फ 1 पॉइंट। और अगर जैसे आप आईडी यूज़ कर रहे हो, तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। अगर आप क्लास यूज़ कर रहे हो, तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। और अगर आपके पास ऐसा है कि आप एक से ज़्यादा 2 यूज़ करो, तो दोनों का उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं अभी अपने एग्ज़ाम्पल में देखूँ, इसमें बात करते हैं। देखो जो ये मेरा पैरा वाला है, तो जो मेरी ये आईडी है, तो इसे मिलेंगे इसे मिलेंगे कितने, 100 पॉइंट्स। इसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर क्लास वाले को कितने मिलते हैं, 10 पॉइंट्स। क्लास वाले को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। फिर कौन सा है, जो मेरा तीसरा वाला है, उसमें मैंने 2 सेलेक्टर यूज़ करे हैं। एक तो डायरेक्ट एलिमेंट का नाम है, और एक और भी जो डिव है वो भी एलिमेंट का नाम है। तो दोनों ही क्योंकि एलिमेंट के नाम है, तो ये जो एलिमेंट सेलेक्टर है ये पहला वाला है, 1.2 है, तो उनको क्या होगा,
1 + 1 2 हो जाएगा। और फिर क्या है, मेरा इधर पे है, ये है इनलाइन सीएसएस। तो इनलाइन सीएसएस को कितना मिलता है? 1000 पॉइंट मिलते हैं। तो इनलाइन सीएसएस को, ये रही इनलाइन सीएसएस, 1000 पॉइंट्स। तो जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे वो वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ, जो मेरा इनलाइन सीएसएस है जिसका पॉइंट था 1000, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स उसके पास थे, इसीलिए जो कलर है वो ब्राउन हो गया। अगर हम ये देखो, तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो ऐसे हम इनको याद रख सकते हैं। तो कौन सा स्टाइल किस एलिमेंट पे अप्लाई होगा ये हमें बताता है स्पेसिफिसिटी रूल। और एक ये टेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें दो बातें हमें ध्यान रखनी है। एक तो पहले कि 10,000 पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट को, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी उसके पास होती है। फिर होता है इनलाइन, मतलब इनलाइन सीएसएस सबसे ज़्यादा अप्लाई होगी अगर आप लगाओगे किसी में। फिर आता है आईडी, फिर आता है क्लास, एट्रीब्यूट और सूडो क्लास, और फिर उसके नीचे एलिमेंट और जीरो मिलता है हम आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर को। तो ऐसे होता है हमारा स्पेसिफिसिटी रूल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने वाला टॉपिक खत्म कर लिया है। ऐसे ही ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वैसे कई बार पूछ लेते हैं ये टॉपिक। तो इसको डायग्राम को देख लेना बहुत अच्छे से, इसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि कैसे कैलकुलेट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो हमारे पास सी प्लस प्लस में एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है, जो कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एट्रीब्यूट से सिलेक्ट करता है किसी भी एलिमेंट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ये क्लीन कर देंगे। तो अब जब भी बात आती है एट्रीब्यूट की, तो हमें पता है कि किसी भी तरीके का एट्रीब्यूट हो सकता है वैसे वो। जैसे कि अब अभी हम इसमें एग्जांपल देखें, तो हमें एक एंकर टैग का एग्जांपल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, एंकर टैग बनाते हैं दो। एक एंकर टैग ये रहा, और एक और एंकर टैग। यहाँ पे लिखता हूँ रैंडम लिंक 1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैंडम लिंक 2। अब अगर मैं सेव करूँगा तो दो लिंक बन गए होंगे मेरे पास। इनके बीच में br लगा देता हूँ बस। ठीक है, तो मेरे पास दो लिंक बन चुके हैं। और अब हम देखेंगे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपना एट्रीब्यूट सिलेक्टर, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या है उस एलिमेंट का, या फिर आपको आईडी या क्लास जो भी है आपको वो लिखना है। फिर अंदर आपको स्पेसिफिक एट्रीब्यूट लिखना है कि वो कौन से एट्रीब्यूट की आप बात कर रहे हो। जैसे कि हम नॉर्मली एट्रीब्यूट लिखते हैं, जैसे कि एंकर टैग है, उसके अंदर टारगेट नाम का एट्रीब्यूट होता है जो कि नई टैब में खोलता है, तो आपको वो लिखना है। तो उससे क्या करेगा, जिन जिन एंकर टैग के पास टारगेट नाम का एट्रीब्यूट है वो उन पे स्टाइल अप्लाई करना शुरू कर देगा। फिर आप इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर सकते हो। आप लिखोगे टारगेट और फिर उसकी आप वैल्यू लिखना शुरू करोगे तो वो ये भी ले लेगा। जैसे कि इसमें लिखा है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, तो जिन जिन के पास एट्रीब्यूट होगा अंडरस्कोर ब्लैंक, उन एंकर टैग पे ये लग जाएगा। तो इसको हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास दो लिंक हैं और मैं आऊँगा दोनों लिंक पे। तो उनको पहले मैं कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट दे देता हूँ। जो पहला वाला है उसमें मैं देता हूँ टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, और दूसरे वाले को मैं देता हूँ कुछ क्या दे सकता हूँ कि जिसका ये हो HTTP, या फिर मैं इसको, मुझे कोई वेबसाइट का मिल जाता तो अपनी DSA वाली वेबसाइट का डाल देता हूँ। और यहाँ पे अब अगर हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा, कुछ उसमें चेंजेस आए नहीं होंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं लिखूँगा एंकर टैग सेलेक्ट। देखो अगर मैं ऐसे डायरेक्टली लिखूँगा तो क्या होगा, जितने भी एंकर टैग है वो उनको सेलेक्ट कर देगा, लेकिन मुझे एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज़ करना है तो मुझे पीछे आना पड़ेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट देने पड़ेंगे मुझे, और फिर इसके अंदर मुझे लिखना पड़ेगा कि आप कौन से एट्रीब्यूट की बात कर रहे हो। तो पहले हम पहले वाले की बात करते हैं जिसके अंदर है टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखो जो मेरा पहला वाला है वो सिलेक्ट हो गया होगा। जैसे कि मैं उसका कलर दे देता हूँ डार्क ब्लू, डार्क ब्लू पहले से था, रेड दे देता हूँ उसका कलर, तो देखो वो रेड हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको दे देता हूँ फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, तो उसका फॉन्ट साइज हो जाएगा 30 पिक्सल। तो ये ऐसे सिलेक्ट कर देता है हमारी किसी भी एट्रीब्यूट को।
अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पूरी वैल्यू दें, अगर आप इतनी वैल्यू भी दोगे सिर्फ एट्रीब्यूट का नाम, जैसे कि टारगेट, तो जिस एंकर टैग में आपने टारगेट एट्रीब्यूट दिया है वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। देखो अब भी हम देखेंगे तो अब भी सिमिलर का सिमिलर है। नीचे वाले में टारगेट एट्रीब्यूट नहीं दिया है इसलिए उसको उसमें वो स्टाइल नहीं कर रहा है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले में हमने एक HREF दे रखा है, तो उसको मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, ए लिखूँगा और जैसे हम लिखते हैं एंकर टैग को नॉर्मली, और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊँगा। फिर नीचे क्या करूँगा, इसका ये एट्रीब्यूट्स कॉपी पेस्ट कर दूँगा, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट। अब मैं जो भी स्टाइल दूँगा वो मेरे दूसरे वाले एंकर टैग में होगा, क्योंकि मैंने इसमें एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज़ करा है और इसमें मुझे बता दिया कि देखो जो एंकर टैग जिसका HREF की वैल्यू है मेरी, ये पूरी वेबसाइट का URL, उसको आप स्टाइल करो। तो उसको मैं कलर देता हूँ, कलर ब्लैक, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। तो देखो ऐसा मेरा दूसरा वाला भी स्टाइल हो गया। तो ऐसे हमारे डिफरेंट एट्रीब्यूट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपने एट्रीब्यूट सिलेक्टर से। होता है इसमें कुछ नहीं है, आपको नॉर्मली कोई टैग है, कोई आईडी है, क्लास है, वो लिखना है और बस उसके आगे आपको बस ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं और उसके आगे फिर आपकी वैल्यू, आपका मन है या तो आप एट्रीब्यूट का नाम लिखो, फॉर एग्जांपल आईडी, या तो सिर्फ आप आईडी का नाम लिखो, तो उसमें जो आईडी होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आप इक्वल टू देके और उसकी वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे कि कोई भी वैल्यू है उसकी, तो आप उसके साथ उसकी वैल्यू भी दे सकते हो और फिर उसको इसके अंदर लिख दो, फिर आपका वो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा-सा और बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही यूज़ होने वाला ये हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर है। मोस्टली ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर हमारा जो फॉर्म टैग है, उसमें यूज़ होता है। उसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं और फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और यहाँ पे टाइप लिख के और फिर डायरेक्ट बहुत आसान हो जाता है। टाइप इक्वल टू पास, जैसे कि जहाँ-जहाँ टेक्स्ट है उसको स्टाइल करना है तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है वो करना। तो वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो ज़्यादातर ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर वहीं पे यूज़ होता है हमारा फॉर्म टैग में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा ये क्लीन कर दूँ दोबारा से। अब हम बात करेंगे बॉक्स शैडो की बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी की। तो किसी भी HTML एलिमेंट को जब भी हमें बॉक्स शैडो देनी होती है, जैसे कि हमारे इस वाले इसमें दिखा रखी है डायग्राम में, इसको ब्लैक कलर की शैडो मिली है नीचे से और ऊपर से, तो इसे हम बोलते हैं बॉक्स शैडो। तो जो बॉक्स शैडो होती है वो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम किसी भी एलिमेंट की शैडो बना सकते हैं अपने वेब पेज में। तो इसके लिए हमारे 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 पास 4 चीज़ें होती हैं, एक्चुअली 5 चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या लिखना है, डायरेक्ट बॉक्स मॉडल लिखना है और उसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज़, 5 वैल्यूज़ आएँगी। प्रॉपर्टी तो ऑफ कोर्स ये है। उसके अंदर 5 वैल्यू आएँगी। पहला कि वो हॉरिज़ॉन्टल में कितना जाएगा, दूसरा वो वर्टिकल में कितना जाएगा, तीसरा वो कितना ब्लर होगा, चौथा कि वो कितना फैलेगा उसकी शैडो, रेडियस ऑफ शैडो बोलो या फिर शैडो स्प्रेड बोलो, एक ही बात है। और एक उसका चौथा हो 5वां होगा उसका कलर शैडो का। और छठा है कि आप उसको कहाँ देना चाहते हो। आप उसको बॉक्स के बाहर देना चाहते हो शैडो या उसको बॉक्स के अंदर देना चाहते हो। तो जैसे ही आप इनसाइड लिखोगे, वो बॉक्स के अंदर चली जाएगी शैडो। तो उसका एग्ज़ाम्पल करके देखते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। मैं अपने इसमें वेब पेज में आता हूँ। मैं एक नॉर्मल सा डिव बनाता हूँ और यहाँ मैं स्टाइल में आके डिव को सिलेक्ट करता हूँ। मैं उसे एक हाइट देता हूँ, मैं उसे एक विड्थ देता हूँ। तो 600 पिक्सल की हाइट और 800 पिक्सल की विड्थ। और इसे एक बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं ऑरेंज। और अब मैं देखूँ तो ये तो हाइट ज़्यादा होगी इसकी, थोड़ी सी मैं इसकी हाइट कम कर देता हूँ, 300 पिक्सल, परफेक्ट। और थोड़ा सा मैं इसे मार्जिन दे देता हूँ ताकि थोड़ा सेंटर में आ जाए। 50 पिक्सल की मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, एकदम परफेक्ट, परफेक्टली वो मिडिल में आ गया है। अब हम देखते हैं कि इस एलिमेंट में हम कैसे एक शेडो लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको लिखना है बॉक्स शेडो और फिर आपको वैल्यू देनी है। पहले आपको देना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना-कितना आपको वो शेडो चाहिए। तो मान लेते हैं 10 पिक्सल मुझे एक्स एक्सिस में चाहिए, 10 पिक्सल मुझे वाई एक्सिस में चाहिए। अब मैं जाऊँगा तो देखो मेरे पास एक ब्लैक कलर की शेडो आ चुकी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ऑफ कोर्स जो ये नीचे वाली शेडो है वो मेरी
एक्स एक्सिस की शेडो है और जो मेरी ऊपर वाली है वो मेरी वाई एक्सिस की शेडो है। तो मैंने दे दिया कि 10 पिक्सल वो नीचे हो और ये यहाँ से वो 10 पिक्सल राइट हैंड साइड में हो, मतलब कि वाई एक्सिस में। अब अगर मैं एक और वैल्यू दूंगा तो 2 पिक्सल, ये क्या चीज़ है कि मेरी शेडो कितनी ब्लर होगी। देखो हल्की सी ब्लर हो चुकी है। अगर हम अपनी पीडीएफ फाइल में जाएं तो जो ये यहाँ पर रूल भी लिखा है, पहला है कि वो हॉरिजॉन्टल कितनी जाएगी, हॉरिजॉन्टल कितनी जाएगी, फिर वो वर्टिकल कितनी जाएगी, ठीक है। और क्या है, ब्लर इफेक्ट, ब्लर इफेक्ट की वो कितनी ब्लर होगी, जितना आप उसे ज़्यादा देते जाओगे, जैसे मैं इसे 5 पिक्सल दे देता हूँ तो देखो ज़्यादा ब्लर हो जाएगी। एक्चुअली मैं इसको, हाँ ठीक है, तो इसको हम, कहाँ चले गई पीडीएफ, हाँ। अब बात करेंगे हम कलर की, इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। मुझे चाहिए लाइट ब्लू, लाइट ओरिकल वाली मुझे शेडो चाहिए। तो देखो अब लाइट ओरिकल वाली शेडो आएगी, जो भी आप यहाँ पे कलर लिखोगे रैंडमली, और उससे पहले आप एक और बार लिखोगे अगर, जैसे कि 10 पिक्सल, तो ये बता दें कि आपकी शेडो कितनी स्प्रेड होगी। जो हमारा ये चौथा वाला है, ये बताएगा कि आपकी शेडो कितनी स्प्रेड होगी। ये देखो रेडियस ऑफ शेडो जो होता है, वो होता है हमारा कि आपकी जो शेडो है बॉक्स की, वो कितनी स्प्रेड करेगी। और जो हमारी ये है, ये तो हमारा कलर है नॉर्मल जो होता है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आती है, वो होती है हमारी इंसेट। इंसेट क्या करती है, जो कलर है, आई मीन शेडो है, वो उसको अंदर ले जा देगी बॉक्स के। अभी देखेंगे तो शेडो बाहर है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इससे पहले बॉर्डर दूंगा मैं, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड टैग, ताकि मुझे पता चले कि वो थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा बॉर्डर 4 पिक्सल। हाँ, तो मेरे पास आ गया। अब जैसे ही मैं इसके आगे इंसेट लिखूंगा, देखो क्या करेगा, उसको अंदर ले गया, वो बॉक्स के, जो मेरी शेडो थी वो बॉक्स के अंदर ले गया। तो बॉर्डर से पता चल रहा है, ब्लैक बॉर्डर से, कि उसके अंदर है और पहले वो उसके बाहर थी। अगर देखो मैं यहाँ पे सेव करूँ दोबारा इंसेट हटा के, तो देखो बॉक्स के बाहर है अभी शेडो यहाँ पे। और जैसे ही मैं इंसेट लिखूंगा, वो बॉक्स के अंदर चली जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ऐसे हमारे काम करती है हमारी बॉक्स शेडो। एक बार इसके बारे में फिर से बात कर लेते हैं। हमारे पास बॉक्स शेडो में कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ वैल्यूज होती है। पहली वाली बताती है कि आपका हॉरिजेंटल में कितना जाएगा, दूसरी वाली वैल्यू बताती है कि वो वर्टिकल में कितना जाएगा, फिर जो उसकी नेक्स्ट वैल्यू वो बताती है कि आपका कितना ब्लर होगा, और फिर जो ये 10 पिक्सल है ये बताती है इसका रेडियस कितना होगा, जो आपका शेडो बन रही है रेडियस, और ये ऑफ कोर्स कलर बताती है। और ये जो आखिरी इंसेट है, अगर आप इसे लगा दोगे तो ये क्या है, बॉक्स के अंदर चली जाएगी शेडो, बॉक्स इन शेडो। इसको लगाते ही बॉक्स शेडो के अंदर चली जाएगी, शेडो बॉक्स के अंदर चली जाएगी, उल्टा बोल दिया मैंने। तो ऐसे होती है हमारी बॉक्स शेडो। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन में दे सकते हो। अगर मैं इसे अभी के लिए हटा दूँ, ऐसे सेव कर दूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी शेडो है, देखो अभी राइट हैंड साइड में आ रही है और बॉटम में आ रही है, और मुझे चाहिए कि मेरे लेफ्ट में भी आए और टॉप में भी आए। तो मुझे उसके लिए करना पड़ेगा, मैं इनकी वैल्यू नेगेटिव में दे दूंगा, एक्स और वाई की। मैं इसको सेम कॉपी करता हूँ और यहीं पे कॉमा लगा के पेस्ट कर देता हूँ। अभी अगर देखूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वहीं पे वो शेडो दोबारा बन गई। मुझे इस वैल्यू को माइनस में करना है, बस हॉरिजेंटल वाली को और वर्टिकल वाली को। जैसे ही मैंने माइनस में करूंगा तो देखोगे तो मेरे पास बॉक्स में चारों तरफ से शेडो मिल जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई। अभी वो यहाँ पे था और वो अब यहाँ पे आ गया पलट के। देखो जो मेरी शेडो थी पहले, वो कहाँ-कहाँ पे थी? यहाँ पे थी पहली वाली, और दूसरी वाली यहाँ पे थी। जैसे ही मैंने उसे नेगेटिव में वैल्यू दिया, वो यहाँ आ गई ये वाली, और जो नीचे वाली थी वो यहाँ पे आ गई। तो ऐसे मेरे काम, बस नेगेटिव वैल्यू देनी है और कुछ नहीं है, वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। ऐसे काम करती है मेरी बॉक्स शेडो। कई बार काफ़ी स्टाइलिंग के लिए यूज़ हो जाता है, तो मतलब काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ लिया बॉक्स शेडो। अब हम पढ़ेंगे 2 कीवर्ड्स के बारे में जिनका नाम है इनिशियल और इनहेरिट। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये सब कुछ हटा दूँगा ताकि थोड़ा क्लीन क्लीन लगे। और अब मैं इनिशियल और इनहेरिट को समझाने के लिए मैं एक डिव बनाऊंगा, और उस डिव के अंदर मैं एक पी टैग लूँगा, और उसके अंदर मैं लिखूँगा लॉरेम 20 वर्ड्स ले लेता हूँ, और उस 20 वर्ड्स को मैं फॉन्ट साइज दे दूँगा
20 पिक्सल, कलर रेड। काफ़ी कम वर्ड्स आ रहे हैं, थोड़े से वर्ड्स बढ़ा देता हूँ मैं। लॉरेम 50 लिख देता हूँ। और देखो नॉर्मल सा कलर मुझे नहीं लगाना था ऑफ कोर्स। अभी देखो मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक पैराग्राफ टैग है और मैंने उसमें एक थोड़े से वर्ड्स लिख दिए और उसकी थोड़ा फॉन्ट फॉन्ट साइज दे दिया है। अब हम बात करेंगे कि ये दो हमारे पास कीवर्ड्स हैं, जो एक है इनिशियल और दूसरा है इनहेरिट, हम उनको कैसे यूज़ करेंगे। तो अभी तक क्या था, हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, जैसे बॉक्स शेडो हो गया, और ये जो इनिशियल है और जो इनहेरिट है, ये वैल्यू है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। आप इनको किसी में भी दे सकते हो, मतलब आप इनको हाइट में दे सकते हो, आप इन्हें विड्थ में दे सकते हो, या फिर आपका जो मन है आप किसी भी वैल्यू में इन्हें दे सकते हो। कुछ भी हो सकता है, कोई भी सी एस एस की प्रॉपर्टी है उसमें आप ये वैल्यूज दोनों को दे सकते हो। तो हम इनकी बात करते हैं एक एक करके। पहला है इनिशियल और दूसरा है इनहेरिट। तो जो हमारा इनिशियल होता है वो क्या करता है, अगर आप किसी को दे दोगे तो जो उसकी इनिशियल प्रॉपर्टी है वो उसे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिख दोगे कलर और उसको वैल्यू दे दोगे इनिशियल, तो जो उसकी इनिशियल कलर की वैल्यू होगी वो उसे वो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लिख दोगे कि कलर इनहेरिट, तो क्या करेगा, वो अपने पेरेंट से ले लेगा वो प्रॉपर्टी को। अभी क्या करते हैं, देखो मेरे पास एक फॉन्ट है। अब मैं क्या करूंगा, जो डिव है मेरा, उसे कलर दे देता हूँ, कलर रेड। अब देखो मैंने उसे पेरेंट को कर दिया तो वो कलर, ये भी कलर हो गया क्या। मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि कोई प्रॉपर्टी जो मैं सिर्फ डिव को दूं, और पहले बात करते हैं इनहेरिट की। जैसे कि कलर और मैं से लिखूं इनहेरिट, तो देखो दोनों मेरे पास आ गए। इनहेरिट लिखते ही क्या होगा, जो उसकी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट सीएसएस उसे देता है उसे वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी कलर की। तो बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक होती है तो उसे ब्लैक ही मिल गई। अब अगर मैं क्या करूं, मैं लिखूं कलर, यहाँ पे लिखूं इनिशियल। ओके मैंने उल्टा बोल दिया आई थिंक, दोबारा बात करते हैं इसके बारे में। देखो कलर, जैसे ही मैं लिखूंगा इनिशियल, तो इनिशियल से क्या होगा, उसको उसकी जो बाय डिफॉल्ट सीएसएस उसे देता है इनिशियल प्रॉपर्टी होगी जो उसकी कलर की, उसे वो मिल जाएगी जो कि उसकी ब्लैक है। और जैसे ही मैं लिखूंगा कलर और लिखूंगा इनहेरिट, तो इनहेरिट से क्या होता है, वो अपने पेरेंट से वो प्रॉपर्टी ले लेगा, जो उसके पास पेरेंट की कलर प्रॉपर्टी है वो उसे वही ले लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी डिफ को कलर दे देता हूँ रेड। तो क्या करेगा, देखो मैंने डायरेक्टली उसे दे दिया है, तो क्या करेगा, अपने पेरेंट से उस प्रॉपर्टी को ले लेगा। तो ऐसे मेरी ये दोनों प्रॉपर्टी काम करती हैं, बहुत ही छोटी हैं और काफ़ी बार यूज़ हो जाती हैं। दो प्रॉपर्टी है मेरे पास, एक है इनिशियल, एक है इनहेरिट। जैसे ही लिखोगे आप इनिशियल, वो क्या करेगा, उसकी जो इनिशियल प्रॉपर्टी होगी कलर की, वो उसको वो दे देगा। जैसे आप लिखोगे इनहेरिट, वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को अपने पेरेंट से लेगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों इनिशियल और इनहेरिट होते हैं। इसमें से कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जानकारी लिखी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है इनिशियल सेट दिस प्रॉपर्टी टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यू, और यहाँ पे दूसरे में लिखा है इनहेरिट दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स पेरेंट। तो इनहेरिट क्या करता है, अपने पेरेंट से उस प्रॉपर्टी को ले लेगा, और इनिशियल क्या करता है, उसकी जो इनिशियल वैल्यू है पहले से उसको वो दे देगा। और ये कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, सिर्फ कलर में नहीं, आप हाइट विड्थ, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू हो सकती है, तो आप उनको ऐसे करके दे सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मैक विड्थ और मिन विड्थ के बारे में। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, मैक विड्थ और मिन विड्थ। जैसे इनके नाम से पता चल रहा है कि क्या करते हैं, ये कैप कर देते हैं उन किसी भी हाइट और विड्थ को, उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं, देखो मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं बस यहाँ पे मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, और ये हटा देता हूँ। अभी अगर मैं जाऊँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा होगा। और मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं एक हाइट देता हूँ, हाइट इसको दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल। नहीं नहीं, विड्थ पे बात करते हैं। 200 पिक्सल
देखो उसकी हाइट जो है 200 पिक्सल हो चुकी है। अब बात करते हैं कैसे काम करता है मिन विड्थ और मैक विड्थ। तो जैसे ही आप लिखते हो मैक विड्थ और इसका आगे आप कुछ देते हो जैसे कि 400, तो ये क्या करता है, इसको कैप कर देता है इसकी विड्थ को। मैक विड्थ का मतलब है कि इतनी विड्थ होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो ये मेरा पी है उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो 400 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अभी हम देखेंगे तो देखो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। देखो जैसे ही मैं इसे दे दूंगा 600 पिक्सल, लेकिन वो 600 पिक्सल लेगा नहीं, वो लेगा कितनी, वो 400 पिक्सल लेगा। हाइट जो उसकी विड्थ है वो उसको 400 पिक्सल लेगा सिर्फ, क्योंकि उसने मैक विड्थ लगाते उसको कैप कर दिया उसने। और ऐसी मिन विड्थ काम करती है। इसको मैं अभी के लिए मैक विड्थ को कमेंट कर देता हूँ और मिन विड्थ लिखता हूँ। मिन विड्थ क्या करती है मेरी, कि इतनी कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकती। जो इसकी मिन विड्थ है जैसे कि मैं देता हूँ 200 पिक्सल, आप कितनी भी कम कर लो लेकिन 200 पिक्सल से कम नहीं हो सकती। अगर मैं इसकी विड्थ को 100 पिक्सल करने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं होगी, वो 200 पिक्सल ही रहेगी। तो ऐसे मेरे दोनों काम करते हैं, मैक विड्थ और मिन विड्थ। और सेम टू सेम मेरे काम करते हैं जो मेरा हाइट के साथ होता है, मिन हाइट और मैक हाइट और मिन विड्थ और मैक विड्थ। तो एक और बार हम समझते हैं इस बात को थोड़ा रिवीजन के लिए। आपके पास कोई भी एलिमेंट है, आपने उसको कुछ विड्थ दे रखी है या फिर आपने उसको कुछ हाइट दे रखी है, तो आप दो एडिशनल प्रॉपर्टीज और भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ, मिन विड्थ और मैक विड्थ। मैक विड्थ क्या करता है, उसको कैप कर देता है 400 पिक्सल पे। मतलब कि उसकी जो विड्थ है वो 400 पिक्सल से ऊपर नहीं जा सकती, वो उसे कैप कर देगा, उससे नीचे ही रहेगी 400 पिक्सल पे। और मिन विड्थ में क्या करेगा, वो उसको इससे कम नहीं ले जाएगा। कितनी भी कम हो जाएगी उसकी विड्थ, लेकिन 200 पिक्सल से उसकी विड्थ कम नहीं हो सकती, ये उतनी मिनिमम है। तो ऐसे होती है हमारी मैक विड्थ और मिन विड्थ। और सेम टू सेम हमारा हाइट के साथ होता है, तो उसको मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि सेम बात ही है वैसे भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैक विड्थ और मिन विड्थ हो गया हमारा, और यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी लिखी है, उसे पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पे लिखी है और यहाँ पे लिखी है। तो इनका जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है कि देखो नो इफेक्ट, इनडायरेक्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनका कोई इफेक्ट होता नहीं है जब तक आप उनको मैनिपुलेट नहीं करोगे। जैसे कि आप मैक विड्थ दे दोगे 500 पिक्सल, तो ऐसा नहीं है कि उसकी मैक जो उसकी विड्थ है वो 500 पिक्सल हो जाएगी। वो क्या करेगी, उसको कैप कर देगी 500 पिक्सल पे, कि इससे ज़्यादा ना जाए इसकी विड्थ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्ट रूल के बारे में। तो इम्पोर्ट रूल में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि किसी और की सी लिखी है कहीं पे, आप उसे इम्पोर्ट करना चाहते हो अपनी सी में। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँगा कि मैं ये हटाता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि H1 लेता हूँ, H2 लेता हूँ और लॉरेम 5 लिखता हूँ। पी टैग लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लॉरेम 50। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक यूएल, इसके अंदर चाइल्ड होंगे मेरे एल आई कितने, 10। एक्चुअली मैं लिखता हूँ एल आई बनाता हूँ एक, और उसमें लिख देता हूँ आइटम्स, और इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और देखो अभी अगर मैं जाऊँगा तो मेरा देखो नॉर्मल था, कोई स्टाइल नहीं लगा इसमें। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एक और स्टाइल शीट बनाऊँगा। यहाँ फोल्डर में आता हूँ, एक और स्टाइल शीट बनाता हूँ, लिखता हूँ another डॉट css, और मैं इसमें इसको स्टाइल करना शुरू कर देता हूँ। जैसे कि जो मेरा H2 है उसका कलर आप कर दो रेड, और जो उसका पैराग्राफ टैग है उसका कलर कर दो ब्लू। और क्या है मेरे पास, यूएल है, तो उसमें क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यू, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि यूएल लिखता हूँ और लिखता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसे नन कर देता हूँ। नन कर देता हूँ और इसको कलर दे देता हूँ रेड, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 19 पिक्सल। मैंने यूएल लिया था ना, हाँ। तो देखो अभी मैंने क्या करा, देखो मेरी ये जो स्टाइल शीट लगी हुई है पहले से। तो अब देखते हैं कि हम किसी दूसरी स्टाइल शीट को अपनी एक सी स्टाइल शीट में कैसे लेके आ सकते हैं।
तो हम कैसे लेके आ सकते हैं? उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक इम्पोर्ट नाम का रूल। तो इसको हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप यू जैसे हम कोई फ़ोटो वगैरह यूज़ करते हैं सीएसएस में, तो क्या है, आप यूआरएल लिखो और डायरेक्ट उसको जैसे यूआरएल देते हैं हम किसी भी फ़ोटो का, वैसे दे दो उसका यूआरएल उस स्टाइल शीट का। दूसरा मेथड क्या है उसका, आप डायरेक्ट उसका नाम लिख दो स्ट्रिंग का यूज़ करके। ऑफ कोर्स स्ट्रिंग का यूज़ करके आप उसका डायरेक्ट नाम लिख दो। तो इसमें इसकी बहुत हेल्प होती है जब भी हम कुछ मीडिया क्वेरीज़ लिखते हैं, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, तो इस रूल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये करता क्या है रूल, ये स्टाइल शीट है उसको उठा के हमारी करंट वाली स्टाइल शीट में ले आता है। जैसे कि मैंने अभी क्या करा है, मैंने एक दूसरी स्टाइल शीट है उसमें कुछ स्टाइल लिख दिया है और मैं उसको अब इस स्टाइल शीट में लेके आऊँगा। अभी मैं देखूँगा तो नॉर्मल सा है मेरा, कुछ नहीं है, स्टाइल लगा ही नहीं है क्योंकि। अब मैं सबसे ऊपर आऊँगा और रूल लिखूँगा। रूल क्या है मेरा, @import @import। अब इसके अंदर मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो मैं सिंगल कोटेशन का यूज़ करूँ और डायरेक्ट उसका एड्रेस दे दूँ, जो मेरी अनदर सीएसएस है। अब मैं सेव अब मैं सेव करूँगा और जाऊँगा तो देखूँगा कि मेरी जो स्टाइल शीट है दूसरी वाली वो लग चुकी है यहाँ पे। तो एक तो मेरे पास ये मेथड है। दूसरा मेथड मेरे पास ये है कि हाँ, दूसरा देखो अगर मैं सेव करूँ अभी के लिए तो वो हट गया होगा। हाँ, दूसरा है कि मैं दोबारा लिखूँ इम्पोर्ट और इस बार क्या लिखूँ, मैं लिखूँ जैसे हम कोई फ़ोटो का यूआरएल देते हैं सीएसएस में, जैसे हमने पढ़ा था, यूआरएल लिखूँगा और जैसे पैरेंथेसिस लगा के सिंगल कोटेशन का यूज़ करके और फिर उसका एड्रेस दूँगा। अब मैं चलाऊँगा तो देखो अभी मेरे पास वो स्टाइल आएगा। तो दोनों सेम तरीके हैं, कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि आप यही यूज़ करो या वही यूज़ करो। तो कई बार क्या होता है, जो हम कुछ स्टाइल शीट होते हैं अपनी दूसरे स्क्रीन साइज़ेस के लिए लिखते हैं, उनको हम दूसरे स्टाइल शीट में लिख देते हैं और फिर उनको इम्पोर्ट करवा लेते हैं अपनी एक और जो हमारी मेन स्टाइल शीट है उसमें इम्पोर्ट करवा लेते हैं। तो जो ये है, ये हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है जब भी हम मीडिया क्वेरीज़ लिखते हैं अपने वेब पेज के लिए। और नॉर्मल से स्टाइल भी हम इससे इम्पोर्ट करवा सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका यही है कि आपको सबसे ऊपर आना है अपनी स्टाइल शीट में और @import लिख के आपको इनको इम्पोर्ट कर लेना है। दोनों एक ही काम करते हैं। आप जैसे इनको इम्पोर्ट करना चाहें वैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं, या तो स्ट्रिंग का यूज़ करके या फिर यूआरएल का यूज़ करके। तो अगर मैं देखो पहले वाले को कमेंट कर दूँ, सेव करूँ, तो भी स्टाइल लगा रहेगा और पहले वाले को अनकमेंट कर दूँ और दूसरे वाले को कमेंट कर दूँ, तो भी देखो स्टाइल शीट लगी रहेगी। तो क्योंकि दोनों तरीके से काम कर सकता है ये। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है। सेव करता हूँ, एनदर सीएसएस भी हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। तो ऐसे हो गया हमारा इम्पोर्ट रूल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इमेज फ़िल्टर के बारे में। तो हम इमेज फ़िल्टर नाम की प्रॉपर्टी से हम किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को कुछ इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ज़्यादातर वैसे ये इमेज के लिए यूज़ होता है, लेकिन किसी भी एलिमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक इमेज लेके आऊँगा। मैं एक इमेज लेके आऊँगा तो मेरे पास पहले से उस फ़ोल्डर में एक इमेज है। हाँ, इमेज है। तो मैं इसको लेके आता हूँ इमेज और उसको अपनी स्टाइल शीट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, IMG लिख के। अभी मैं देखूँगा मेरे पास एक उल्टी कैट है क्योंकि मेरे पास एक फ़ोटो है। तो उसको मैं क्या करूँगा, एक हाइट दूँगा और एक मैं इसको विड्थ दूँगा। 500 हाइट और 500 विड्थ और इससे थोड़ा-सा मार्जिन दूँगा ताकि थोड़ा सेंटर में आ जाए। ओके, थोड़ा-सा इसकी हाइट और विड्थ कम कर देता हूँ। थोड़ा-सा मार्जिन कम कर देता हूँ। परफेक्ट, मुझे एकदम परफेक्टली दिख रही है मेरी फ़ोटो। अब मैं इसमें फ़िल्टर लगा के देखूँगा। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमारे पास फ़ोन में होता है फ़िल्टर लगा लेते हैं हम लोग। एकदम सेम टू सेम ही फ़िल्टर प्रॉपर्टी काम करती है हमारी सीएसएस में। अगर हम पहली वाली इमेज देखें, तो ये मेरी ओरिजिनल इमेज है और जो मेरी दूसरी वाली है देखो उसमें ब्लर कर दिया है, तीसरी वाली है उसमें ब्राइटनेस बढ़ा दिया है, चौथी वाली में कॉन्ट्रास्ट कर दिया है, पाँचवीं वाली को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया और छठी में भी कुछ ऐसा इफ़ेक्ट लगा रखा है, सातवीं में भी कुछ ऐसे इफ़ेक्ट है और आठवीं में भी शायद कुछ ऐसा नॉर्मल सा इफ़ेक्ट है। तो वैसे तो हम ये प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट को विजुअल इफ़ेक्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इनको इमेज के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इमेज का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि कैसे हम इनको लगा सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फ़िल्टर। आपको लिखना है फ़िल्टर, और जैसे ही आप एंटर मारोगे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएँगी पहले से। देखो ब्लर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ड्रॉप शैडो और ग्रे स्केल, ह्यू रोटेट, इन्वर्ट, नन, ओपेक्सिटी, सैचुरेट, सीपिया और जो भी नॉर्मल से हमारे पास होते हैं। सबसे पहले देखेंगे ब्लर। तो ब्लर के लिए मुझे क्या यूनिट देनी पड़ती है, पिक्सल में। तो जैसे मैं इसको दे देता हूँ अभी 20 पिक्सल, आप उसे ब्लर कर दो। वो करेगा तो उसने बहुत ही ज़्यादा ब्लर कर दिया इसने तो देखो 20 पिक्सल ने उसने बहुत ज़्यादा ब्लर कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा अगर कम कर दूँ जैसे 2 पिक्सल, तो देखो उसने हल्का सा उसको ब्लर कर दिया उस फोटो को। तो ऐसे काम करती है मेरी ब्लर वाली, और ऐसी मेरी ब्राइटनेस वाली काम करती है। ओपेक्सिटी भी हमने पहले भी पढ़ा और ये इसमें भी है फिल्टर में, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्ट में भी कुछ होगा और ड्रॉप शॉट में भी कुछ होगा। तो इसमें मुझे क्या-क्या यूनिट देनी है तो मुझे याद नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल में जाता हूँ और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसके बारे में। लिखते हैं फ़िल्टर सीएसएस, तो मैं W3 स्कूल खोल लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। देखो ब्लर मुझे पिक्सल में देनी है और ब्राइटनेस को देखते हैं फिर। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्राइटनेस लिखता हूँ। ब्राइटनेस और जैसे मैं लिखता हूँ 50%, जैसे परसेंट में देते हैं ब्राइटनेस को। देखो वो हल्की सी 50% ब्लैक हो गई। देखो अगर मैं उसे 100 कर दूंगा तो जैसे वो नॉर्मल थी वैसी हो जाएगी। देखो जैसी नॉर्मल थी, और जैसे ही मैं उसे कर दूंगा लाइक 5%, तो एकदम डार्क हो जाएगी क्योंकि उसकी ब्राइटनेस एकदम कम हो रही है। ऐसे करती है ब्राइटनेस वाली। फिर कॉन्ट्रास्ट देख लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट को किस में देना है मुझे, कॉन्ट्रास्ट को देना है मुझे परसेंटेज में। कॉन्ट्रास्ट और इसे देते हैं 70%। अब अगर मैं देखूंगा तो देखो मेरे पास ये देखो कॉन्ट्रास्ट से क्या है, हल्की सी वाइट जैसी हो गई है वो, या फिर जो भी इफेक्ट है ये डिफरेंट सा। फिर हम देखते हैं ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है, काफ़ी बार यूज़ करता हूँ मैं तो ड्रॉप शेडो। और इसके अंदर में आई थिंक बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास। हॉरिजेंटल शेडो, वर्टिकल शेडो, ब्लर, स्प्रेड और कलर। एकदम सेम टू सेम जैसे बॉक्स शेडो काम करती है वैसे ये ड्रॉप शेडो भी काम करती है। इसको जैसे हमने दे दिया 10 पिक्सल, 20 पिक्सल। अब देखोगे तो उसको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड वो मिल गया होगा, शेडो। फिर आप लिख दोगे कलर, जैसे कि लाइट लाइट ग्रीन लिख दोगे, देखो लाइट ग्रीन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्लर वाला आ जाएगा, 2 पिक्सल उसे ब्लर कर दो तो वो ब्लर भी हो जाएगी। और फिर क्या है, स्प्रेड रेडियस, तो स्प्रेड रेडियस भी दे देते हैं, जैसे कि 2 पिक्सल का स्प्रेड रेडियस। ओके, ये कहाँ चलेगी इसकी बॉक्स शेडो, आई मीन हम क्या लगा रहे थे, ड्रॉप शेडो। इसकी ड्रॉप शेडो कहाँ चलेगी अचानक से, मैंने कुछ गलत दे दिया क्या। ड्रॉप शेडो की स्पेलिंग भी ठीक है, पैरेंथेसिस लगा रखे हैं, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ब्लर और स्प्रेड और कलर का नाम, आई थिंक सब तो मैंने ठीक दे रखा है। तो इसकी शेडो चले कहाँ गई अचानक से। ओके, तो यहाँ पे हम ये चीज़ पढ़ना भूल गए, दिस फिल्टर इज सिमिलर टू बॉक्स शेडो। ओके, कलर, हाँ हम इसकी बात कर रहे थे जो स्प्रेड वाली है ना, ये देखो ये ऑप्शनल है, तो ये क्रोम में अलाउ नहीं करती है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, क्रोम, सफारी एंड ओपेरा एंड अदर ब्राउज़र डू नॉट सपोर्ट दिस फोर्थ लेंथ, मतलब कि जो स्प्रेड है उसको जो ब्राउज़र हैं ये सपोर्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है इट विल नॉट रेंडर इफ एडिट, तो जैसे ही मैंने ये फोर्थ वाली एडिट ऐड करी स्प्रेड वाली, तो ली नहीं उसने, इसलिए उसने गायब कर दिया उसे। अब मैं इसे सेव करूँगा, हाँ तो मेरे पास दोबारा से मेरी बॉक्स शेडो आ चुकी है, आई मीन ड्रॉप शेडो आ चुकी है। वैसे यहाँ पे इसको हम ड्रॉप बॉक्स शेडो से यूज़ कर सकते, से भी बना सकते हैं, ज़्यादा इजी वो पड़ेगा वैसे तो। लेकिन इसका एग्जांपल भी ठीक है, मतलब ये भी हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ़िल्टर। हम आगे बढ़ते हैं, अब कौन से फ़िल्टर देख रहे थे। अब हम देखेंगे ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल में किस में देना है, परसेंटेज में। ओके, मैं इसको हटाता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे ग्रे स्केल और लिखता हूँ 70%।
ठीक है, गुड। तो ग्रे स्केल में कुछ ऐसा होता है, थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप हो जाती है वो। फिर ऐसी ये और भी है हमारे पास, ह्यू रोटेट, इन्वर्ट हो गया, और ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि ये सैचुरेट हो गया तो इमेज को थोड़ा सा सैचुरेट कर देगा। ओपेक्सिटी हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीके से दे सकते हैं हम। ओपेक्सिटी की थोड़ा बात कर लेते हैं। ओपेक्सिटी लिखोगे तो या तो आप परसेंटेज में दे सकते हो, या फिर हम वैसे दे सकते हैं, 0 से लेके 1 तक वाला। 1 बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और जितना आप कम करते रहोगे उसे 1 से, उतना वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और या फिर आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, जैसे कि 70% आप इसे ट्रांसपेरेंट कर दो, देखो 70% ट्रांसपेरेंट हो गई। एक ये इन्वर्ट वाली भी देख लेते हैं। ओह माय गॉड! ये अचानक से भूत बन गई है बिल्ली। वेल जो भी है, क्या करता है ये इन्वर्ट? इन्वर्ट द सैंपल्स इन द इमेज। ओके, नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट अलाउ। 0 will default and represent the original image. 100 will make the image completely inverted. ये जो भी है इन्वर्टेड, अचानक से थोड़ा भूत टाइप बना दिया उसने उस बिल्ली बेचारी को। तो ऐसे हमारी इन्वर्टेड फिल्टर होता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे फिल्टर हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। सबको देखना ज़रूरी नहीं है, जो जो मेन मेन थे हमने देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट फिट, या फिर हम इसके साथ एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑब्जेक्ट पोजिशन। तो इसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं हटा देता हूँ पहले तो, और इसकी हाइट और विड्थ भी हटा देता हूँ। ये हाइट और विड्थ एकदम ही कम हो गई है, थोड़ा देना पड़ेगी इसे हाइट, और थोड़ा देता हूँ इसे विड्थ। 500 पिक्सल, 500 पिक्सल। और इसको मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ, 5 पिक्सल सॉलिड रेड। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट फिट और हमारे ऑब्जेक्ट पोजीशन के बारे में। तो कोई भी इमेज और वीडियो अपने जो इमेज नाम का जो उसका टैग है, उसके अंदर वो कैसे फिट होगी हमें बताता है ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, जो ऑब्जेक्ट फिट फिट नाम की प्रॉपर्टी है, वो बताती है कि वो कैसे फिट होगा उस के अंदर। देखो अभी मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने जस्ट एक इमेज टैग ली है, और उस इमेज टैग को मैंने एक बॉर्डर दे दिया है, और फिर क्या करा है, मैंने उसे हाइट दे दिया और उसे कुछ विड्थ दे दिया और एक मार्जिन दे दिया। तो अभी जो ये फोटो है, ये इस रेड बॉक्स के अंदर कैसे फिट होगी हम ये देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि फिल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, फिर होती है कवर, एक होती है नन, एक होती है स्केल डाउन, एक होती है कंटेन। तो फिल तो पहले से होती है, तो उसे हम देख नहीं सकते, जो जो हमारे पास पहले से ही है। अभी जो हमारे पास है वो पहले से फिल है, तो फिल होगी। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, लिखूँगा ऑब्जेक्ट फिट, और यहाँ लिखूँगा कंटेन। सेव करता हूँ, तो कुछ हुआ नहीं इसमें ऑफकोर्स, करता क्या है लेकिन ये द इमेज कीप्स इट्स एक्सपेक्ट रेशियो बट इज रीसाइड टू फिट विद इन द गिवन डायमेंशन। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जो इसमें इमेज है जो कंटेन वाला है, उसमें वो उसमें कंटेन रही है, और उसका जो एक्सपेक्ट रेशियो है, मतलब कि जो उसकी हाइट और विड्थ जो इंक्रीज और डिक्रीज होगी, उससे इमेज को बिगाड़ेगा भी नहीं, और उसका जो डायमेंशन है उसके अंदर उसे ठीक से रखेगा भी। ये हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं कवर कैसे काम करता है। द इमेज कीप्स इट्स एक्सपेक्ट रेशियो एंड फिल द गिवन डायमेंशन। द इमेज विल बी क्लिप ऑफ टू फिट, मतलब कि इमेज कट भी सकती है अगर उसे फिट होना होगा तो। अच्छी प्रॉपर्टी देख रहे थे अभी हम, कवर। देखो कुछ ना हल्की सी इमेज जो है ना उसमें काट दी है, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें इसको, हल्की सी उसने उसको फिट करने के लिए इमेज इसमें हल्की सी काट दी है। अब हम आगे की बात करेंगे, और क्या है, नन तो नन है, और फिर है स्केल डाउन। द इमेज इज स्केल डाउन एंड स्मॉलेस्ट वर्जन ऑफ नन और कंटेन। ओके, स्केल डाउन। अब देखेंगे देखो उसने क्या है, उसको जो इमेज है उसने उसको स्केल डाउन कर दिया उसके कंटेनर के अंदर। तो ऐसे हमारी यूज़ होती है, हमारी जो जो हमारी ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी है वो ऐसे यूज़ होती है। काफ़ी नॉर्मली बहुत कम, मतलब ना के बराबर यूज़ होती है ऑब्जेक्ट फिट हमारी।
अब उसके साथ एक और प्रॉपर्टी भी है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो बता रही है कि उस कंटेनर के अंदर कैसे पोजीशन करेगी। तो जैसे आप ऐसे दोगे, 2 देनी है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, 10%, 20%। देखो उसके अंदर उसने उसको देना शुरू कर दिया, देखो 10 पिक्सल, 10%, 20%। तो ऐसे करके आप किसी इमेज को उसके अंदर भी फिट करवा सकते हो, नॉर्मल सा जैसे होता है हमारा। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे, जिसका नाम है फ़ॉन्ट आइकन। हम आइकन के बारे में बात करना चाहेंगे। मैंने इसमें डाला नहीं है इस पीडीएफ फाइल में कि हम आइकन कैसे लगा सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हम कैसे आइकन का यूज़ कर सकते हैं। तो आइकन से क्या होता है, छोटे-छोटे इमेजेस टाइप होती हैं आइकन। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आइकन लेने के लिए मैं एक नॉर्मल सा मैं थोड़ा एक प्लानिंग करता हूँ पहले। मैं एक नेविगेशन बार बनाऊँगा ऐसा कुछ, और उसमें उसके अंदर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक होंगे छोटे-छोटे। और फिर मैं क्या करूँगा कि उन ब्लॉक में, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा होम, यहाँ पे लिखूँगा सर्विसेज, यहाँ पे मैं लिखूँगा कुछ रैंडम चीज़ें, और यहाँ पे मैं छोटी-सी अपनी एक आइकन लगाऊँगा। आइकन मतलब एक छोटा-सा इमेज होता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी-सी चीज़ नहीं है वैसे आइकन। यहाँ पे लगा दूँगा, यहाँ पे लगा दूँगा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं आइकन लगा दूँगा। तो इसको करने के लिए मैं क्या सबसे पहले क्या करूँगा, एक नेविगेशन बार बनाऊँगा पहले। तो नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं, यूएल लेता हूँ, यूएल के अंदर एलआई ले लेता हूँ, और एलआई के अंदर एंकर टैग ले लेता हूँ, और लिख देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन 1। सेव करता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन बना लेता हूँ, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक और लेके 8। अब मैं इधर आऊँगा तो मेरे पास 8 ऑप्शन आ चुके हैं। थोड़ा इनको स्टाइल कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूएल को बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लू वॉलेट। तो इसको एक ब्लू वॉलेट मिल गया है। ये तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, इसमें दिख ही नहीं रहे हैं वो वर्ड्स, तो कुछ लाइट कलर लेना पड़ेगा। लाइट ओरेकल, हाँ ये ठीक है। और इनका दूसरा मुझे क्या करना है कि इनका मुझे ये डॉट हटाना है, ये जो बुलेट पॉइंट जैसे आ रहे हैं। तो इनको हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि लिस्ट स्टाइल, और इसे नन कर दूंगा, तो वो भी हट गए मेरे। अब एक दूसरा मेरी प्रॉब्लम क्या है कि इनके नीचे ये लाइन आ रही है, जो ये एंकर टैग्स हैं। तो मैं क्या करूँगा कि एंकर टैग को डायरेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ठीक है, वो भी हट गया है। और इनको मैं फ्लोट लेफ्ट करा के या राइट करा के, जैसे भी मेरी मर्जी है, जो भी देखे, इन दोनों को एक एक बार देके देख लेंगे हम। फ्लोट लेफ्ट कराऊंगा तो उसी कंटेनर के अंदर लेफ्ट में फ्लोट हो जाएंगे, राइट कराऊंगा तो राइट की साइड फ्लोट हो जाएंगे सब के सब। तो मेरा जो एल आई है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल आई है, उससे पहले मैं कराऊंगा फ्लोट लेफ्ट। तो एक के बाद वो फ्लोट हो जाएंगे, लेकिन बैकग्राउंड कलर कहाँ चले गया। तो अभी देखो ये कई बार होता है कि हम जब भी आप बैकग्राउंड कर देते हो तो वो कि अभी क्या हुआ ना, वो उससे बाहर निकल गया। जो मेरा एल आई है, वो मेरा जो ये है यूएल है, उससे बाहर निकल गया। अगर देखो मैं यूएल को बॉर्डर दूंगा 4 पिक्सल सॉलिड। देखो ऊपर मेरा ये देखो ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना, वो मेरा यूएल है, और जो मेरे ये एल आई है ना, वो उससे बाहर निकल गए हैं। तो ये ऐसा तब होता है जब आप फ्लोट राइट या लेफ्ट कराते हो किसी भी एलिमेंट को। तो इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का तरीका है कि जो भी पेरेंट बॉडी है, उसको आप ओवरफ्लो ऑटो कर दो। तो इस केस में हमारी जो पेरेंट बॉडी वो यूएल है, तो यूएल में आके मैं लिखूँगा ओवरफ्लो और ऑटो। तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो वापस आ जाएगा, टड़ान वापस आ गया। और अब मैं यूएल को थोड़ी-सी, इतना काम कर ही रहे हैं तो एक थोड़ा हाइट दे देते हैं अच्छी। हाइट दे देता हूँ उसको मैं 30 पिक्सल, जो कि आई थिंक बहुत ही ठीक आ रहा है।
और इसकी थोड़ी-सी विड्थ कम कर देते हैं। इसकी सिर्फ 200 नहीं, 200 बहुत कम हो जाएगा। 500 पिक्सल, बहुत छोटा हो गया। 600 पिक्सल ठीक है। और मुझे क्या करना चाहिए, जो एल है उनको अगर मैं एक बॉर्डर दे दूं तो कैसे लगेगा? बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड, ये मैं ऐसे लगा रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं आइकन जब लगा रहा हूँ तो वो कहाँ पे लग रहे हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसमें हल्की सी मार्जिन दे देता हूँ मैं एल को। मार्जिन देते हैं सिर्फ और सिर्फ 4 पिक्सल की मार्जिन। अब उसकी हाइट दोबारा कम हो गई। यूएल की हाइट 50 पिक्सल, कि उसकी विड्थ कम हो रही है। तो हाँ, 800 पिक्सल, वेल एंड गुड। और मुझे क्या करना है, यूएल को मैं थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा ताकि वो थोड़ा मिड में आ जाए। आ गया। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास है मेरे बॉक्सेस। और अगर मैं एल को मैं थोड़ी सी पैडिंग भी दे दूँ अगर, तो देखो मेरा कुछ ऐसा लगेगा नेविगेशन बार। सिंपल से उसके अंदर बटन है जो कि क्लिक हो सकते हैं और एकदम लाइन में वो आ रहे हैं। तो अब मुझे इनमें आइकन लगाना है, तो अब देखते हैं कि हम आइकन कैसे लगा सकते हैं। तो आइकन लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके। मैं इमेज लगा सकता हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है मैं कब तक लगाता रहूँगा इमेज। इनमें मतलब 8 ऑप्शन है, मान लो मुझे और भी आइकन लगाने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, तो मतलब मैं कब तक जाके लगाता रहूँगा इमेज वगैरह। तो इससे अच्छा क्या है कि आप एक फॉन्ट वेब आइकन लाइब्रेरी यूज़ कर लो। डिफरेंट डिफरेंट आइकन लाइब्रेरीज आती हैं, और मेरी फेवरेट जो है उसका नाम है फॉन्ट ऑसम। तो सबसे पहला लिंक है उसका फॉन्ट ऑसम का। वैसे तो बहुत सारे आते हैं, गूगल के आइकन आते हैं, लेकिन फॉन्ट ऑसम एक काफ़ी टाइम से मतलब ओपन ओपन सोर्स है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले तो इसमें अकाउंट वगैरह बनाना, इसमें किट वगैरह बनानी पड़ती है। तो एक बार लॉगिन करके अपना आराम से देख लेना, अपना अकाउंट भी सेटअप कर लेना इस वेबसाइट में। फॉन्ट ऑसम नाम है इसका। लॉगिन वगैरह करके, और ये क्या करता है ना, एक किट टाइप देता है हमें। जैसे देखो मैं किट पे क्लिक करूँगा तो एक किट देता है, और उस किट में एक यूनिक नंबर होता है हर यूज़र के लिए, उसको अपनी वेबसाइट में यूज़ करने के लिए। तो जैसे कि अभी मैं आइकन में आता हूँ, और मुझे कौन सा आइकन चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए कोडिंग का आइकन। तो मुझे यहाँ पे ये कोडिंग वाला अच्छा लग रहा है, ये करली ब्रेसेस, ये कोड वाला अच्छा लग रहा है। तो मुझे कुछ करना नहीं है। ओके, मुझे सबसे पहले एक काम करना था इसमें, जो कि मैंने नहीं करा। अब वो है मेरा किट वाला काम। इसमें क्या होता है ना, किट हमें लगानी पड़ती है। तो जैसे ही मैं इसमें आऊँगा, तो देखो ये मुझे 2 कोड दे देगा। एक देगा सीएसएस का कोड, इसे मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर दूँगा कहाँ, अपने हेड में। हेड में पेस्ट करता हूँ और लिखता हूँ आइकन लाइब्रेरी, इसे कमेंट कर देता हूँ, और जो मैंने कोड वहाँ से कॉपी करा है उसे पेस्ट कर देता हूँ। पहला तो ये है, और एक और इसका कोड है जो कि है जेएस वाला, उसे भी मैं आखिरी में कॉपी कर देता हूँ। जेएस जेएस फॉर आइकन लाइब्रेरी, और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जो मेरा फॉन्ट ऑसम की जो मेरी लाइब्रेरी है वो मेरी इंस्टॉल हो चुकी है। तो इसमें क्या होता है ना कि यूनिक नंबर होता है, ये हर किसी को अलग अलग मिलता है। तो इसको भी एक बार देख लेना। मेरे में ये है, और शायद तुम्हारे में कुछ और हो, या फिर कोई और यूज़र हो उसके में कुछ और हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आईडीज़ होती हैं। फ़ॉन्ट ऑसम जो है वो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग आईडी देता है। तो सीधी-सी बात ये है कि इससे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इससे हम यूज़ कर सकते हैं आइकन्स को। तो ये करता है ना, हमें कोड देता है। जैसे कि अगर मैं आइकन पे जाऊँ और दोबारा से वहीं आता हूँ कोड, और जैसे कि ये रहा। ये क्या करता है ना, हमें एक इनलाइन एलिमेंट देता है जिसके अंदर पहले से वो चीज़ लगी होती है जो आइकन होता है हमारा। मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ आके मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा, तो वो आइकन आ चुका है वहाँ पे। देख रहे हो, ये आइकन यहाँ पे आ चुका है। और ऐसे ही करके मैं डिफरेंट डिफरेंट आइकन लगा के दिखाता हूँ सब में। जैसे कि ये शील्ड वाला, ये आइकन वैसे हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हें सिर्फ लिस्ट में लगाएं। लेकिन मैंने एक बार यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे अच्छे से यूज़ करी जाती है।
दूसरा भी आ गया। दूसरा क्यों नहीं आया? पता नहीं क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, एक और आइकन, दूसरा आइकन ले लेंगे कोई। इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और इस वाले में भी आ गया। गुड। और ये वाला ले लेता हूँ, ये भी अच्छा लग रहा है, इसे मैं दूसरे वाले में डालूँगा, जो कि इसकी जगह पे है। ओके, यहाँ पे इस दूसरे वाले ऑप्शन में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है मेरे कोई भी आइकन। वेल वो जो भी कोई छोटी-मोटी गलती होगी आई थिंक। एलआई है और हाँ, सब ठीक ही करा है मैंने इसमें। वेल और बाहर ही दे रहा हूँ ना मैंने। हाँ, दे तो मैंने बाहर ही रहा हूँ। पता नहीं जो भी है इसमें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता मैं। छोटे से बग के लिए फालतू में टाइम लगेगा। हम देख लेते हैं हम कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं हटा ही देता हूँ। तीसरे में भी आ गया। इसे कॉपी करता हूँ और चौथे में ले आता हूँ और ये भी अच्छा लग रहा है। इसको मैं ये वाले ऑप्शन में ले आता हूँ, छठे वाले। और ये बग फ्री वाला इसे भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और जो मेरा लास्ट वाला है उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ कुछ। ये वायर वाला अच्छा लग रहा है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखें तो ठीक है, इसमें हाइट इसकी थोड़ी सी कम हो गई है। मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ 50 पिक्सल से 70 पिक्सल कर देता हूँ। इसकी विड्थ कम हो गई है, हाइट क्यों बढ़ा रहा हूँ मैं? ठीक है। हाँ, अब ये ठीक है। देखो ऑप्शन 7 और 5 में भी पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं कोई इलाइट तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ कहीं। वेल जो भी है मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है कि आधों में आ रहे हैं, या तो किसी में नहीं आते तो बात अलग थी। आधों में आ रहे हैं, आधों में नहीं आ रहे हैं, जो भी है ऑफ कोर्स वो बाद में देखूँगा मैं उसका क्या बग है या फिर जो भी है। लेकिन ऐसे हम कोई भी अपना आइकन लगा सकते हैं कहीं पे भी। और इसमें हमारे पास ये हमें आई नाम की क्लास मिलती है, डायरेक्ट लगाओ और हमें डायरेक्टली मिल जाता है। और अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मुझे किसी भी उसका वो बढ़ाना है फ़ॉन्ट साइज़। तो जैसे इसमें हर हर उसमें देखेंगे एफ ए सॉलिड दे रखा है और ये एफ ए इसकी जो क्लास है इसको मैं कॉपी कर लूँगा, एफ ए कोड डॉट लगा के लिखूँगा एफ ए कोड। और उनका मुझे साइज़ बढ़ाने के लिए मुझे लिखना है फ़ॉन्ट साइज़ और 30 पिक्सल। जैसे ही मैं लिखूँगा जो मेरा उसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ से मेरा मतलब है उसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज़ हो जाएगी उस आइकन की। और ऐसे ही मेरे पास और कोई भी हो, जैसे कि तीसरे वाले में लगा है क्या? हाँ, तीसरे वाले में लगा है। 5वें और 7वें में भी नहीं लगा है। 5वें में और 7वें में भी नहीं लगा है, पता नहीं क्यों नहीं लगा है। बट 5वें और 7वें को छोड़ के अगर मैं 8वाँ देखूँ, तो इसको देखते हैं एफ ए कोड मर्ज। कॉपी करा, इधर आए और पेस्ट करा। डॉट लगा के क्लास का नाम लिखा। मैंने डॉट कॉपी कर लिया था आई थिंक। कॉपी, यहाँ आके पेस्ट। और जैसे ही मैं उसे फ़ॉन्ट साइज़ दूँगा, उसका जो ओके 30 पिक्सल अब वो बाहर निकलने वाला है। हाँ, तो देखो ये है इसका इंक्रीज़, साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा ऐसे। देखो अब जैसे उसका बहुत ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ हो गया 600 पिक्सल का, 60 पिक्सल। आई थिंक इसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। मुझे पता नहीं चल रही है मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है या किस में कुछ प्रॉब्लम है। तो जैसे अभी 40 पिक्सल करा तो इतना बड़ा हो गया, तो ऐसे करके हम अपने आइकन्स भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल होता है ये फ़ॉन्ट आइकन वगैरह या कोई भी आइकन यूज़ करना। जब भी तुम कोई कोड देखो
और उसके अंदर कुछ लिखा हो ऐसे, आई वगैरह ये या फिर स्पैन करके, तो समझ जाना वो फ़ॉन्ट ऑसम या फिर कोई और लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है अपने आइकन लगाने के लिए। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना 2.5। तो लास्ट टाइम हमारे कुछ आइकन चल नहीं रहे थे, तो मुझे पता नहीं मैंने क्या करा, बट मैंने कुछ करा नहीं ऑफ कोर्स। मैंने बस उनको चेंज कर दिया दूसरे आइकन्स के साथ, तो सडनली वो चलने लग गए हैं। अभी एक फ़ॉन्ट ऑप्शन 7 है, उसपे कुछ ना कुछ लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लगा देते हैं ऑप्शन नंबर 7 पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये पहले क्यों नहीं चल रहा था, बट सडनली कैसे चलने लग गया है। मैं इसे सेव करता हूँ। तो देखो मेरे पास सारे ऑप्शंस पे मेरे लग चुके हैं। मैंने करा कुछ नहीं, बस मैंने इनको रिप्लेस कर दिया जो पहले वाले थे, और मेरा कोड सेम टू सेम है वैसे का वैसे ही। और ना इसमें कोई बग था, ना इसमें कुछ था। आई थिंक मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम होगी, बट जो भी था, हम ऐसे करके अपने ऑप्शंस में या फिर हम अपने वेब पेज में कहीं पे भी हम आइकन का यूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करके या किसी भी दूसरी लाइब्रेरी को यूज़ करके। तो ये बहुत काम की लाइब्रेरी है फ़ॉन्ट ऑसम, इसको थोड़ा यूज़ करना सीख लेना। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो आप, थोड़ा शार्प कर सकते हो, और एचटीएमएल में यूज़ होती है, रिएक्ट में भी यूज़ होती है ये, और व्यू में भी यूज़ होती है, जो कि हमारे फ्रेमवर्क हैं बड़े फेमस। तो काफ़ी अच्छा है ये फ़ॉन्ट ऑसम, इसको देख लेना एक बार।